हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का फाइनल क्लास, जिसमें हम 45 से लेकर 50 धाकड़ प्रश्नों का पूरा निचोड़ करेंगे। और ये हमारा आखिरी क्लास है एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। मतलब लगभग 14 से 15 क्लास में हमने चैप्टर वाइज पूरा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। और ये खुशी की बात है, कल से हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ओर आगमन कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो टॉप 45 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री से। चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन, पहला ही क्वेश्चन टफ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक युग्म का सुमेल सही नहीं है। मतलब कौन सुमेलित नहीं है। जैसे इधर है बाबू ग्रंथ और इधर है ग्रंथ के रचनाकार, तो आपसे पूछ रहा है कौन से ग्रंथ के रचनाकार गलत दिया हुआ है। तो पहला जो है वो है रागमाला, इसके जो लेखक हैं रचनाकार है वो पुंडरीक विट्ठल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है रस कौमुदी, ये सोमदेव नहीं, ये श्रीकंठ होंगे। इसके बाद जो है राग विबोध, ये इसके लेखक बिल्कुल सोमनाथ है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका, ये वेंकटरमण। तो गलत कौन सा हुआ, कहेंगे सर रस कौमुदी। तो कहेंगे सर रस कौमुदी के एक्चुअल में लेखक कौन है, तो कहेंगे सर रस कौमुदी के एक्चुअल में लेखक जो है वो श्रीकंठ है। आप गूगल में भी सर्च करिएगा, आपको ये नाम आ जाएगा श्रीकंठ का। तो ये वाला कह रहा है कौन सुमेल नहीं है, तो कहेंगे सर बी नंबर वाला उत्तर गलत होगा। आज हम 45 सवाल लेकर आए हैं पूरे एंशियंट हिस्ट्री में, और ज्यादातर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दक्षिण भारत से, और खासकर रचनाकार ग्रंथ इन सब के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए। अभी 2-3 और बेहतरीन हम मैराथन रखने वाले, चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एंशियंट हिस्ट्री का मैराथन करके देंगे जो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। अगला, चित्रकला की गांधार शैली जो है इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला का जो गांधार शैली है, जब आपने हमारा प्लेलिस्ट में एंशियंट हिस्ट्री पूरा पढ़ा होगा तो वहाँ गांधार शैली के ऊपर हमने चर्चा किया होगा। तो ये कह रहा है चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया, तो कहेंगे बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, हीनयान नहीं महायान शाखा, इसके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। हाँ चलिए अगला सवाल है, एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। बहुत बढ़िया सवाल है, बताइएगा माय डियर कि एलोरा का जो मंदिर है उसका निर्माण जो है वो किन शासकों के द्वारा करवाया गया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा में कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर, उसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एलोरा के मंदिरों का, ज्यादातर मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। सब दक्षिण भारत से एकदम आपका आज का सवाल है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। चोल वाले जो थे ना, चोलकालीन जो मंदिर थे वो ज्यादातर भगवान शिव की मूर्ति बनाते थे, शिव की प्रतिमा बनाते थे, और शैव मंदिर यानी शिव मंदिर का ज्यादा प्रचलन था। तो जैसे ही चोल आ जाए, भगवान शिव की पूजा ज्यादा बड़े पैमाने पर होती थी। बाकी तो सबकी होती है लेकिन एक बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। तो वही कह रहा है अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो है वो किस देवी देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, याद रखिएगा। चोलकालीन मंदिर कौन से देवता, शिव को, चोलकालीन भगवान शिव को समर्पित है। अगला है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है। तो एलोरा, अजंता नहीं, एलोरा की बात कर रहा है। एलोरा में जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर है ये तीनों धर्म को, हिंदू धर्म को भी समर्पित है, बौद्ध धर्म को भी और जैन। देखिए ये जो जैन और बौद्ध है ये कहां से निकले हैं भाई, हिंदू धर्म से ही, सनातन से ही निकले हुए हैं। इन दोनों में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। इनकी सोच, इनकी विचार, इनके समाज के प्रति जो अवधारणा है वो बिल्कुल लगभग में सेम है। बौद्ध, जैन और हिंदू, हिंदू का ये सनातन का ये एक ही चीज है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो एलोरा में गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर है इनका संबंध हिंदू से भी है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों के यहां पर साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न होगा डी। महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित किया गया था, बताइए जरा। सप्त पैगोडा, तो भाई सप्त पैगोडा जैसे ही इधर आ जाए ना महाबलीपुरम, पल्लवों के द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि महाबलीपुरम में जो स्थित सप्त पैगोडा है वो किस वंश का, मतलब समझिए किस वंश का एक उदाहरण है।
तो सीधे सीधे कहेंगे पल्लव वंश, ठीक है ना। पल्लवों ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनवाई थी। पल्लवों ने राजधानी कहां बनाई थी? कांचीपुरम। कांची देखिए आ गया। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा माय डियर। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन नहीं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। बहुत बढ़िया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आज जो भी सवाल हम लेकर आए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लेकर आए हैं। और कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, कौन सा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर पूरी भुवनेश्वर में है भाई। गए होंगे आप लोग कभी ना कभी, अगर आप लोग इन सब से संबंध रखते हैं तो। लिंगराज मंदिर पुरी में है और बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। मतलब कहा गया है कि एक बार जो चला जाता है उसकी सारी इच्छाएं, सारी तमन्ना पूरी हो जाती है। जो इच्छा लेकर जाइएगा वो भगवान पूरा करेंगे। तो वही कह रहा है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर पुरी में स्थित है। अगला है पंचायतन शैली का संबंध क्या है? तो पंचायतन शैली का संबंध जो है वो मंदिर निर्माण शैली से है। पंचायतन शैली का जो संबंध है वो मंदिर निर्माण शैली से है। कहां से है माय डियर? कहेंगे सर पंचायतन शैली का जो संबंध है वो मंदिर निर्माण शैली से है। मंदिर निर्माण शैली कहां से है? मंदिर निर्माण शैली। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह भी बहुत एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रिवीजन करके रखिए कि भाई विरूपाक्ष मंदिर ये शायद मदुरई में है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काटकर बनाई गई? अभी अभी हम बोल रहे थे कि ये जो एलोरा, एलिफेंटा, ये सब उधर जितना भी चोलकालीन मंदिर है ना उसमें भगवान शिव की पूजा होती थी, शैव का। तो सिंपल बात है, शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए काटकर बनाई गई होगी। ये प्रश्न कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए। ठीक है, किनका? शैव धर्म। अगला, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। ये तो फेमस क्वेश्चन है और ये एकदम रटा रटाया हुआ ये है। सांची मध्य प्रदेश, ठीक है। कांचीपुरम तमिलनाडु। ये सब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की देन है भाई। तो वही कह रहा है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? तो एहोल अभिलेख से इनका संबंध है। अगला देखिए, इसी बुक की बात कर रहे हैं। ये आपको इस महीने के अंतिम में आपको ये हमारा जीएस का सब बहुत ही शानदार बुक है। जैसे हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ना, इस बुक में वैसे ही चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रहेगा विथ आंसर की। और ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर अवेलेबल होंगे जो आपको दिख रहा है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर नहीं मिलेगा क्योंकि हम जो इस बुक को लॉन्च कर रहे हैं वो हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च करें। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। अब ये एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल, ऑलरेडी था अवेलेबल, अब आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। मतलब आईफोन से भी अब हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करिए। इसका 75 पेज का डेमो पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। वैसे ये 450 पेज की किताबें जो इस महीने के लास्ट में लॉन्च करेंगे। और आप यहाँ से बुक सेक्शन के अंदर इसको इंस्टॉल करिएगा, उसके बाद बुक्स सेक्शन के अंदर जाइएगा, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस महीने के अंतिम में आप ऑर्डर कर सकते हैं। होली से पहले ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, 450 पेज की किताब है जिसके अंदर एक ही बुक में सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव विथ आंसर की, पूरा कंप्लीट। बहुत ही शानदार बुक है, संपूर्ण जीएस ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और यही मिलेगा इसी एप्लीकेशन पर, इसी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। ठीक है ना। जब बुक आएगा तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करिए। एलिफेंटा, तो आपने सुना होगा एलिफेंटा, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है। सरवनबेलगोला, सरवनबेलगोला कर्नाटक में है और सरवनबेल खजुराहो। सांची का स्तूप, देखो जो मेन है सांची का स्तूप, ठीक है ना। खजुराहो में स्थित जैन मंदिर है। तो सरवनबेलगोला क्या होगा? सरवनबेलगोला की मूर्ति है, सरवनबेलगोला में मूर्ति होगा। यानी पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा,
तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब बहुत बेहतरीन प्रश्न है माय डियर, आप देख सकते हैं। एम आई राइट? हम आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। ये चैप्टर आखिरी है, इसके बाद 2-3 मैराथन लगेगा एंशिएंट हिस्ट्री पर और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट। इतना पढ़ के आप जाइए, आप एग्जाम में क्या कर सकते हो ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है बाबू, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। उड़ीसा, भुवनेश्वर, उधर एकदम पूरा वो एरिया ही है, नहीं शक्तिपीठ का। कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। चलिए, अंकोर बाट का मंदिर जो विष्णु मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया की राजधानी फनोम पेना, ठीक है। तो कह रहा है अंकोर बाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो किसने बनवाया था ये बताना है आपको। सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर, बताइएगा माय डियर। एकदम बिल्कुल नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। सवाल बहुत बढ़िया है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कहेंगे सर नरसिंह देव वर्मन। सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, बहुत अच्छे ढंग से कवर करिएगा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी नामक चारों मठों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। बड़ा फेमस सवाल है, एकदम एग्जाम में ये सब एग्जाम के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है माय डियर। 4 मठ है, एक का नाम है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और चौथा जो है वो पुरी मठ है, ठीक है ना। इन 4 मठों के निर्माण की जो भागदौड़ दी गई थी वो शंकराचार्य को दी गई थी, ठीक है। इन्होंने ही इन 4 मठों का निर्माण करवाया था। अगला, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता। तो भाई संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता सिंपल बात है, नाम तो सुना ही होगा, पाणिनि साहब को माना जाता है। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि को कहा जाता है और अष्टाध्यायी के लेखक भी यही है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। चलिए, तैलीय रंग का सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रयोग किया गया था। मतलब भारत और चीन के चित्रकारों के द्वारा तैलीय रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया था और ये बौद्ध धर्म के चित्रों को बनाने के लिए किया गया था। किस एरिया में? तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ था। पूछेगा कौन से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था? अफगानिस्तान। कोई भी दिक्कत हो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक लेना है, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक से सारी किताबें स्टॉक में रहेगी। आपको कोई भी बुक लेना है, आपको जो है पूरा बंडल अब मिलेगा आपको 3-3, 4-4 किताबों का। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस साथ में एक बुक बंडल मिलेगा, एक मैथ रीजनिंग का बंडल मिलेगा। ऐसे करके आपको बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए बहुत शानदार तरीके से हम बना के देंगे। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमा के समय की गणना की थी? प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? ये काम इनका था भास्कराचार्य का। किनका था भाई? प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक पूछ रहा है कि वो प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? भास्कराचार्य की ये देन है। ये किनकी देन है? भास्कराचार्य की देन है। खजुराहो का कंदरिया महादेव, खजुराहो में स्थित जैन मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है वो खजुराहो में स्थित कोई भी मंदिर हो चंदेल शासकों के द्वारा। और चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वो नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। चलिए, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। और चंदेल वंश की राजधानी चंदेलों का जो संस्थापक था, चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वो नन्नुक थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है? खजुराहो है, भीमबेटका है, सांची, मांडू का महल। ये जो है इसकी कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है? मांडू का महल। ये तीनों फेमस है, ये उतना फेमस नहीं है मांडू का महल। चलिए, माउंट आबू की बात कर रहे हैं। माउंट आबू में जैन मंदिर किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर से बना हुआ है। भाई सवाल बहुत बढ़िया है। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ है? तो कहेंगे गुरुजी ये बना हुआ जो है वो संगमरमर से है। किससे है? संगमरमर से। निम्नलिखित में से किसे? काला श्याम पैगोडा, ब्लैक पैगोडा,
ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है भाई। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क में है ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। अजंता मत मार दीजिएगा गड़बड़, क्योंकि अजंता एलोरा सब महाराष्ट्र में है। तो आंसर क्या मारिएगा? एलोरा मारिएगा, अजंता मत मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? एलोरा। कह रहा है बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों शैलकृत गुफाएं एक साथ मिलेगी आपको एलोरा में, जाकर खोजिए। उड़ीसा में नष्ट होने से बच गया भाई, नहीं तो ये भी नष्ट हो जाते। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा कौन है? एकदम बिल्कुल आई थिंक लिंगराज मंदिर पुरी, ये होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे थे, लिंगराज। जगन्नाथ मंदिर तो उधर हो गया भाई। तो कह रहे हैं उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है, जो पुरी में है, ठीक है ना, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? ये सारे शैली, ये सब जो है ना नागर शैली। नागर शैली क्या होता है, बेसर शैली क्या होता है, द्रविड़ शैली क्या होता है, ये सब की वीडियो मैंने बना दी है, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है, चेक करिएगा जरूर इसको। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भाई मामल्लपुरम में रथ, ठीक है ना, ये मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी थे वो पल्लव शासक थे। पल्लवों के द्वारा मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किया गया था। बहुत बढ़िया सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। तो आंसर क्या मारेंगे? पल्लव शासक। अगला है 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी है भाई, ये तो फेमस क्वेश्चन है। 10 कुमार चरितम के लेखक रचनाकार कौन थे? तो कहेंगे सर 10 कुमार चरितम के जो रचनाकार थे वो दंडी थे। लगभग 45 सवाल आज हम करेंगे, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर वाइज का तो जुगाड़ हो जाएगा। फिर हम लोग टॉप 100 ऐसे करके देंगे, 2-3 सीरीज चलाएंगे। 12 मिहिर, ठीक है, पंच सिद्धिंतिका किस पर आधारित है? बताइएगा। ये जो 12 मिहिर है, इनकी जो पंच सिद्धिंतिका है, ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर ये इसका जो आधारित है, ये किन पर आधारित है? यूनानी ज्योतिष विद्या पर। ये बड़ा ही ज्योतिर्विद्या पर। अब आइए, कह रहा है कि एक तरफ लेखक है और उनके द्वारा उनकी रचना है, ठीक है ना। कालिदास ने लिखी थी मालविकाग्निमित्रम। क्या लिखी थी? मालविकाग्निमित्र। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी, ठीक है ना। हर्ष ने भारवी, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 32 सही है, बिल्कुल सही है। भारवी जो है वो किराता जुर्नियम, भारवी के लेखक है किराता जुर्नियम, और हर्ष के द्वारा नागानंद, यानी नहीं, एक गड़बड़ हुआ है भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। नहीं सही तो है, एक सेकंड। पहला का दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा का चौथा। हर्ष की रचना जो है वो नागानंद, हर्ष के द्वारा लिखी गई रचना है। तीसरा का तीसरा बिल्कुल सही है, कालिदास मालविकाग्निमित्रम। और चौथा का पहला बिल्कुल सही था, हम खामा परेशान हो रहे थे। आंसर होगा आपका डी नंबर। पहला का दूसरा है, भारवी लेखक है, उनके द्वारा रचित पुस्तक जो है वो किराता जुर्नियम है। उसके बाद हर्ष के द्वारा जो लिखित है वो नागानंद है। कालिदास ने तो भाई ये तो बहुत फेमस है, मालविकाग्निमित्रम। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी। मैं ये वाला गड़बड़ हो रहा था, हर्ष वाला मुझे थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा था, ये ठीक है। फाइनली आंसर डी होगा। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1, करेक्ट आंसर 32 का डी आंसर। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र सरवनबेलगोला, वैसे तो सरवनबेलगोला कर्नाटक में आता है, लेकिन ये जो जगह है उसका जगह का नाम होगा हासन, ठीक है। सरवनबेलगोला कर्नाटक में किस जगह पर है? हासन जगह पे, ठीक है। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा था? धर्मपाल को कहा था भाई सोढल साहब ने। कह रहा है 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी? धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को उत्तरापथ की उपाधि धारण की थी। निम्न में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? बताइएगा जरा, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, ठीक है जी।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट कौन हुआ था भाई? तो कहेंगे सर अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है वो अपने पिता के अभियान के समय सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला कह रहे हैं निम्न में से किसने निःशंकर की उपाधि धारण की थी? बताइएगा भाई, किसने निःशंकर की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो कहेंगे ये सब देखिए साउथ इंडिया का है ना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। जब तक आप साउथ इंडिया दक्षिण भारत को अच्छे ढंग से नहीं समझोगे तब तक थोड़ी बहुत समस्या पैदा होती ही रहेगी। ये थे भाई बल्लाल सेन, ठीक है ना, वो कटप्पा वाला नहीं, बाहुबली बल्लाल सेन नहीं। ठीक है चलो, सेनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट जो है वो है? बताइएगा। सेनगिरी, सेनगिरी जो है वो जगह है जहां 108 जैन मंदिर। दतिया, दतिया आई थिंक हमको लग रहा है कि पता नहीं यूपी में होगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन आंसर दतिया होगा। मिलिंद पन्हो जिसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? वो भिक्षु जो थे वो नागसेन थे भाई। ये एकदम मिलिंद पन्हो जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन की वार्तालाप का डिस्कशन किया गया। ये बड़ा फेमस टॉपिक है ये मिलिंद पन्हो, ठीक है ना, जिसमें राजा मिलिंद और शासक नागसेन थे, उनके संवाद का जो है विवरण किया गया उस पुस्तक में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में, ये तो भाई पंचतंत्र, इसके लेखक विष्णु शर्मा। ठीक है, जैसे ही बड़ी बड़ी बातें हो पंचतंत्र को टिक लगाइए। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो कोई हल्का में थोड़ी रहेगा, वो फेमस किताब होगा पंचतंत्र, लेखक विष्णु शर्मा। नाम तो सुना ही होगा नहीं? कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध ललितादित्य मुक्तिपिंड, बड़ा फेमस शासक थे भाई ललितादित्य, नहीं एक मिनट, हाँ गड़बड़ हो गया भाई, हम गलत टिक लगा दिए। कश्मीर में कह रहा है ना, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से कौन अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए? ओहो, अवंती वर्मन। चलो माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे लगा ललितादित्य मुक्तिपिंड हो, फिर ध्यान में आया ना ये तो गलत है भाई, हम अवंती वर्मन हो गए मेन एक्चुअल आंसर। ठीक है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में कौन अपने प्रशासकीय सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? अवंती वर्मन। अगला सवाल, कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा जो थे वो जय सिंह थे। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा के रूप में किनका नाम है? जय सिंह का। ठीक है, कलहन के राजतरंगिणी में जो वर्णन हुआ है वो कश्मीर के इतिहास का वर्णन हुआ है, आपको पता ही होगा। चलिए, मत विलास प्रहसरण के लेखक कौन है? बताइएगा। मत विलास प्रहसरण के जो लेखक है वो मत विलास प्रहसरण के लेखक जो है वो महेंद्र वर्मन है। पूरा एक एक चीज हम लोगों को अच्छे ढंग से कवर करना होगा माय डियर। मत विलास प्रहसरण के लेखक जो है वो महेंद्र वर्मन है। चलिए, यहां पर भी सूची 1 और 2। चरक, चरक क्या है? चरक का संबंध चिकित्सा से है भाई एकदम। ठीक है, ब्रह्मगुप्त तो ये गणित का ही एक नाटक है, ठीक है ना। विशाख दत्त, बोलिए कोई दिक्कत किसी को अभी तक? विशाख दत्त क्या है भाई? एक नाटक है। और बारामिहिर क्या होगा? खगोल विज्ञान हो जाएगा। हमको लग रहा है पहला का दूसरा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का पहला और चौथा का चौथा। बिल्कुल करेक्ट आंसर पहला ही होगा। देखिए, विशाख दत्त क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त है, और ये एक नाटक थी। मुद्रा राक्षस क्या थी? नाटक थी। बारामिहिर जो है ये खगोल विज्ञान है। चरक के लेखक जो है वो चरक संहिता, जिसका चिकित्सा से संबंध है, ठीक है ना। और ब्रह्मगुप्त ये गणित की, इसका संबंध गणित से, मतलब विषय जो है संबंधित विषय वो इस हिसाब से, यानी 43 का पहला आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अभी तक। चलिए, आल्हा उदल का संबंध किस जगह से है? तो भाई महोबा के थे ये। आल्हा उदल जो थे ये महोबा से थे, साउथ इंडिया का एरिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा हल्का हल्का। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न। कह रहा है एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक। सौदरानंद, प्रियदर्शिका, बृहसंगीता, कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी का तो क्लियर है भाई, इसके लेखक राजशेखर है। बृहत संगीता, आहा, बृहत संगीता के भी लेखक बारामिहिर होंगे। प्रियदर्शिका और सौदरानंद, सौदरानंद अश्वघोष, और ये तो अब यही बच गया। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। कहां है भाई? लीजिए। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको एकदम ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि नेक्स्ट बुक हमारी नेक्स्ट वीक जो है वो हमारी जीएस की खुद की किताब आ रही है। ये किताब है, अभी मैंने आपको सिर्फ डेमो दिखाया है, सामने का फ्रंट पेज दिखाया। अभी बुक प्रिंट होने के लिए गया है, प्रिंट होकर लगभग ये 450 पेज की किताब है। इसको जरूर अपने घर से ऑर्डर करिएगा, और ऑर्डर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे इसी एप्लीकेशन पर आपको ये बुक ऑर्डर हो जाएगा। पूरा अच्छे ढंग से एड्रेस, पिन कोड, एकदम पूरा अच्छे ढंग से एड्रेस जितना लॉन्ग डाल सकते हैं, जितना बढ़िया से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये बुक आपके घर पे जाएगा। 450 पेज की किताब है, इसकी डेमो पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप चेक करिए और जल्दी से जल्दी इस बुक को आप ऑर्डर करें ताकि आपके यहाँ हम पहुँचा सकें, ठीक है। डन। नेक्स्ट वीक से ऑर्डर शुरू है।